अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल से धुंधलाहट छटने लगी है। तहरीक इंसाफ के कप्तान के रवैये में गैर रिवायती सियासी लचक नज़र आ रही है। पहले उन्होंने अदालत में माफ़ी मांग कर सियासी मुखालिफिन को सरप्राइज़ दिया और अब असम्बलियों में भी आने की हामी भर रहे हैं। खान साहब ने मीडिया के सामने अपने हालिया बयान में सुप्रीम कोर्ट की नसीहत को मानकर असम्बली में आने की जो कॉन्सेंट है ये तो दे दी है, लेकिन इस पर एक शर्त रखी है, वो ये है कि अमेरिका से आने वाले साइफ़र को इन्वेस्टिगेट किया जाए, इसकी तहकीकात की जाएँ। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान किस तरह की तहकीकात चाहते हैं, क्योंकि साइफ़र की न सिर्फ तहकीकात हो चुकी हैं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इस पर वाज़े कर चुकी है कि कोई साजिश नहीं हुई थी और पाक फ़ौज ने भी ये क्लियर किया था कि उन्हें साइफ़र में हुकूमत गिराने के हवाले से कुछ नहीं मिला। क्या वाकई ही इमरान खान कोई तहकीकात चाहते हैं या ये तहकीकाती कमेटी असम्बली में आने की शर्त जो है ये एक फेस सेविंग है? इमरान खान ने यह भी तस्लीम किया है कि इस्टेब्लिशमेंट से हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, नहीं मालूम कब और कैसे ख़राब हो गए। महसूस ऐसे होता है कि गैर यकीनी की फ़ज़ा थी ये छट रही है और यकीन दहानी और मुलाकातों के समरात मिलना शुरू हो गए हैं। एक तरफ इमरान खान की तौहीन अदालत केस में माफ़ी और दूसरी तरफ असम्बली में वापस जाने की मशरूत रजामंदी का इजहार। ये वो इमरान खान तो नहीं है जो डट कर खड़ा था। यू टर्न तो इमरान खान ने पहले भी लिए हैं, मगर इस वक्त जो यू टर्न लिए जा रहे हैं ये किसी न किसी यकीन दहानी के नतीजे में ही हो सकते हैं। अब एक तरफ असम्बली में जाने का इंदिया मिल रहा है तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद जाने की भी PTI तैयारी कर रही है। इमरान खान की तरफ से फाइनल कॉल और हुकूमत का इस कॉल को कुचलने की पूरी तैयारी होने का दावा। क्या सियासी जमातों के मामलात बंद गली में दाखिल होते न जा रहे हैं? आज से PTI का हुकूमत मुखालिफ एहतजाज शहर शहर शुरू हो चुका है। रहीम यार खान में आज जलसा किया जहां चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि मैं कॉल उस वक्त दूंगा जब मेरे मुखालिफ ये समझने लगेंगे कि मैं पीछे हट गया हूं। क्या कहा उन्होंने, देखिए। आपने सबने तैयार होना है। मैं तब कॉल दूंगा जब मुझे पता होगा कि मेरी एक गेंद से तीनों की विकेटें गिरेंगी। हर रोज मैं अपनी टीम की तैयारी चेक करता हूं और जिस दिन मैंने समझा कि हम तैयार हैं, इंशाल्लाह मैं आपको कॉल दूंगा। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज लाहौर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुरअमन एहतजाज के लिए ये इस्लामाबाद आए तो उन्हें जगह देंगे, लेकिन अगर रेड जोन की तरफ बढ़ेंगे तो उन्हें रोकेंगे और उनसे उन्हीं के अंदाज में हम निपटेंगे। राना साहब क्या कह रहे हैं ये भी देखिए। अगर वो प्रोटेस्ट करने के लिए आता है, सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने जो जगह मुख्तस की हैं उन जगहों में से वो बताएं कि कौन सी जगह जो है वो वहाँ पे बैठ के अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। हम उनको वहाँ पे बैठने के लिए जगह भी देंगे, खाने पीने की चीज़ों की फरहमी भी मुमकिन बनाएंगे। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि वो स्टेट के ऊपर चढ़ दौड़ने के लिए आएंगे और वो रेड जोन की तरफ जो है वो बढ़ेंगे, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये फिर हमारी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है कि ऐसे ग्रोह को रोका भी जाए और उनका जो है कानून और के मुताबिक मौसर इलाज भी किया। अब इमरान खान का दावा है कि उनकी तो तैयारी पूरी है और वो इस्लामाबाद आएंगे तो राना सनाउल्लाह को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, जबकि हुकूमत ये कह रही है कि इस बार इस्लामाबाद आए तो इमरान खान को भागने की जगह नहीं मिलेगी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान लफ्जी जंग में तमाम फासले सिमटते जा रहे हैं कि वापसी का रास्ता नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर होता जा रहा है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान का जारहाना सियासी अंदाज इनकी मुश्किलात में इजाफा कर रहा है? सियासत में हमेशा मामलात बातचीत से ही हल होते हैं और इस बात का इशारा कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कल एक सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि सियासी जमातों को अपने मामलात जो हैं ये मुज़ाकरात से हल करने चाहिए। चीफ जस्टिस ने इससे पहले केस में PTI को असम्बलियों में वापस जाने का भी मशवरा दिया था, जबकि इमरान खान के तौहीन अदालत केस में माफ़ी मांगने को भी सराहा है। मगर इमरान खान सियासत के अमली मैदान में जहरियत से पीछे हटते हुए नज़र नहीं आ रहे। इस वक्त वो फाइनल कॉल के नाम पर हुकूमत से कन्फ्रंट करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अंदेशा ये जाहिर किया जा रहा है कि PTI के इस्लामाबाद आने और हुकूमत के रोकने के नतीजे में होने वाले तसादुम में लाशें गिर सकती हैं और ये बात जावेद लतीफ़ साहब कर रहे हैं। लेकिन अगर मुल्क की सियासत खूनी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, आज भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इमरान खान साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, ऐलान करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी बताएंगे। तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो भी इस बारे में बात कर रहे थे कि रहीम यार खान का जलसा बहुत अहम है
क्या किस चीज़ का इंतज़ार है, तैयारी नहीं है, या 25 मई का सीन आंखों के आगे आ जाता है कि दोबारा निकलें तो दोबारा ना कहीं लोगों का नुकसान हो, मारपीट हो। फिर राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि इस बार तो रबड़ की गोलियां भी फेंकी जाएंगी, शेलिंग भी होगी, ड्रोन शेलिंग पर भी गौर कर रहे हैं। क्या डर है, तैयारी नहीं है, क्यों ऐलान नहीं कर रहे हैं अभी तक, या पीछे कोई बातचीत चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पहली तो बात ये है कि सरप्राइज ही ख़त्म हो जाता है कि अगर वो बताएं आपको कि उन्होंने क्या करना। एक सरप्राइज एलिमेंट मैंने कहा था कि सरप्राइज मिलेगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके लिए और तमाम तजिया निगारों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इमरान खान हद्दुल वसा कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है एहतियात से काम। आप लोग अगर आप देखें, इस वक्त पाकिस्तान में एक नज़ा का आलम है, खाने पीने को सामान कम हो गया है। पाकिस्तान जो है इस वक्त महंगाई के एक तूफान में है। इस वक्त मीडिया जो सेंसरशिप है उसकी वजह से सैकड़ों जो है रोज़ाना के हिसाब के प्रोटेस्ट को कवर नहीं हो रहे हैं। बिजली के बिल लोग दे नहीं पा रहे। ये इमरान खान का बहुत बड़ा दिल है। हमें खौफ नहीं है, हमें खौफ ये है कि ये चीज़ हमारे कंट्रोल से निकल ना जाए। जब इंसान को भूख लगती है, खाना मांग रहा होता है, तो उसको फिर सारी चीज़ें भूल जाती हैं। आप उस नहज पे खड़े हो गए जहाँ पे लोगों को रोटी के लाले पड़े हुए हैं, और यहाँ पे इमरान खान जैसा लीडर खड़ा हो के उनको बार बार मुतनब्बे कर रहा है, बार बार समझा रहा है कि इलेक्शन की तरफ जाए, मुल्क का हल निकाले। ये सिचुएशन बड़ी खतरनाक हो गई है। लेकिन इमरान खान तो असम्बलियों में वापस जाने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं तैयार हूँ असम्बलियों में वापस जाने के लिए, लेकिन इसके लिए साइफर की तहकीकात अगर आप कराते हैं तो मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ। तो इसका मतलब है कहीं रियलाइजेशन करवा दी गई है कि अभी मौका नहीं है, मुल्क वाकई सैलाब में डूबा हुआ है, लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, मईशत इस वक्त इन हालात में नहीं है, फिर इलेक्शन कमीशन भी अभी तैयार नहीं है। तो फिर क्यों आप लोग एक तरफ कॉल की भी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ असम्बलियों में वापस जाने की भी बात कर रहे हैं? देखिए, मेरे इल्म में नहीं है कि असम्बलियों में कैसे वापस जा रहे हैं। दो हमारे जो है ये इमरान खान साहब ने आज सहाफ़ियों से बात करते हुए कही है कि मैं असम्बलियों में वापस जा सकते हैं, मशरूत शर्त है कि साइफर की तहकीकात करवाएं आप लोग। अब वो एक ही बात है जो है जिसमें हम कह रहे हैं कि जी स्टैंडर्ड हमारा जो एक पोजीशन है कि आप आम इंतखाबात जल्द अज जल्द मुनक्कद करें। इनके पास कोई हल नहीं है। हर दिन गुजरता, अभी जो शहबाज शरीफ ने जाके प्राइम मिनिस्टर ने जो इंटरव्यू दिया ब्लूमबर्ग में, उन्होंने हकीकत बयान नहीं कर दी है कि जी हम दिवालिया हो गए हैं। इससे आगे और क्या इतराफ़ कर सकते हैं आप? किस लिए इनको रोकना चाहते हैं? देखिए, उनका मकसद था उनके केसेस ख़त्म करना, वो ख़त्म हो गए हैं। अभी उसके बाद उनका कोई मकसद नहीं है, उनके पास कोई प्लान नहीं है। अभी डार साहब को लाना मकसद है, डार साहब वापस आ रहे हैं, मईशत की जिम्मेदारियां डार साहब ने संभालनी है। खबरें ये हैं कि वो मंगल को बाकायदा अपना ओहदे का चार्ज संभाल रहे हैं डार साहब। ये डार साहब ही वजीर खजाना थे। जब हमें मईशत मिली तो तमाम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रेटिंग एजेंसीज ने हमें नेगेटिव रखा हुआ था। ये डार साहब ही थे जिन्होंने हमें सबसे बड़ा जो है करंट अकाउंट डेफिसिट दे के गए। ये डार साहब ही थे जो सबसे कम हमें रिजर्व छोड़ के गए हुए थे। ये डार साहब के कमालात थे। सबसे कम जो एक्सपोर्ट्स थी वो डार साहब का कमाल था। सबसे कम फॉरेन रेमिटेंस डार साहब का कमाल था। फिर बुला लें उसको आप। जब आप बुलाएंगे मतलब हमारे अशराफिया ने तहैया किया हुआ है कि इस मुल्क को हमने दिवालिया करना है। बशमूल तमाम हमारा मीडिया इस चीज़ पे बजिद है कि हम इस मुल्क को दिवालिया कराना है। ये एजेंडा है इस वक्त, मेरा ख्याल है टॉप ऑफ द एजेंडा। मीडिया का एजेंडा क्यों है ये? पावर मीडिया को इसका जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं आप? क्योंकि मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। मीडिया सारा दिन गैग नहीं कर रहा। मीडिया महंगाई रिपोर्ट नहीं कर रहा। मीडिया महंगाई रिपोर्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। मुझे बताएं, हमारे वक्त में 4 रुपए पेट्रोल बढ़ता था, पेट्रोल पंप गिर गया, टमाटर 50 पैसे बढ़ गया, महंगाई का तूफान आ गया। 45% इस वक्त जो है इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में। गरीब को रोटी नहीं मिल रही, आटा 120 रुपए किलो हो गया। यहाँ पे ऑल इज गुड। और मीडिया यही रोने रो रहा है आजकल। मीडिया यही रोने रो रहा है। नहीं, मुल्क जो है अगले इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं है। मीडिया तो ये बयानियां दे रहा है। मीडिया वो कह रहा है जो इदारे कह रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन अगर ये बात कर रहा है कि अभी, मैं कह रहा हूँ कि मुल्क की अशराफिया जो पावर एलीट है उसने फैसला कर लिया है कि इस मुल्क ने बैंकरप्ट होना है। ये फैसला हो गया जी, और तमाम अशराफिया उस पर मुतफिक है। इसलिए बार बार कह रहे हैं वो इंतखाबात दूर है,
कॉल दे दें, आप आ जाएं, यहाँ पे कुछ नहीं वाला, इसाक डार ठीक कर लेगा। इसाक डार ने खाक ठीक करना था, अगर ये मुल्क इसाक डार ने ठीक करना था तो खराब किसने किया फिर? तो लगता तो फिर ऐसे ही है ना कि इमरान खान जो असम्बलियों में वापस जाने का इंदिया दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी रियलाइज करवा दिया गया है कि अभी इलेक्शन का वक्त नहीं है। देखें, असेंबली में जाने का मकसद ये है कि ये मुझे मतलब कि आपको उन्होंने एक ऐसा प्रोपोजिशन दे दिया जो होने वाला नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास साइफर पड़ा हुआ है। हाँ। आया उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की, नहीं हुई है। इस मुल्क में हमूद रहमान कमीशन, एबटाबाद कमीशन, जनरल ज़ियाउल हक का जो त्यारा हवा में फट गया जिसमें लोग मर गए, उनका पता चला कि साइफर का पता चलेगा। इमरान खान ने आपको वो काम बोल दिया है जिसे पंजाबी में कहते हैं ट्रक की बत्ती। तो समझा जा सकता है कि उन्होंने कह दिया जाए ठीक है हम तहकीकात करवाएंगे। हाँ, एक तरफ तहकीकात हम शुरू करते हैं, आप असम्बलियों में वापस जाएं, तो एक ये फेस सेविंग भी तो हो सकती है इमरान खान साहब के लिए असम्बलियों में वापस जाने की। देखें जी, ऐसा नहीं होगा। एक इम्पोर्टेड रिजीम है, हमारा एक पॉलिटिकल स्टांस है। उस पॉलिटिकल स्टांस में आपको सोच समझ के फैसले करने होते हैं। उस पॉलिटिकल स्टांस में हम कहते हैं साजिश के जरिए आए हो। ये कैसे हो सकता है कि साइफर का डिसीजन किए बगैर असेंबली में चले जाए? भले कम से कम थोड़ा इतना तो सोचेंगे ना कि आप एक फैसले पे तो पहुंचेंगे। भले आप अपना खुद सियासी बयानिया तोड़ देंगे, इमरान खान कहेगा कि नहीं पहले तो मैं कह रहा था कि ये जो है साइफर से उससे आए हुए हैं, साजिश के थ्रू आए हैं, नहीं अभी मुझे पता चला कि नहीं सब ठीक था। क्या ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये बात तो इमरान खान साहब कर रहे हैं कि आप तहकीकात करवाएं तो वापस आएंगे, ये मैंने तो नहीं बात करी। मेरा ख्याल है कि वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। आएगा तो देखा जाएगा जब ये कोई कहेगा। इस मुल्क में देखें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि जिनके फैसले नहीं होते, उनमें एक ये चीज भी है जिसका फैसला नहीं हो सकता। ये एक हकीकत है, ये हकीकत 77 मुल्कों में हो चुकी है और मुल्क तरक्की उस वक्त करते हैं जब मुल्क यकीन कर ले कि हाँ हम तरक्की करना चाहते हैं। चलिए, अगर साइफर की तहकीकात का काम नहीं हो सकता, इमरान खान ने असम्बलियों में वापस नहीं जाना है, अगर ये हकीकत है, तो दूसरी हकीकत ये है कि जिन हालात की वजह से इमरान खान साहब कॉल नहीं दे रहे हैं कि वो एहतियात से काम लेना चाह रहे हैं, लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं है, वो बाहर निकलेंगे तो पता नहीं खून खराबा हो जाए, तो ये हालात कोई 2-4 दिन में, 2-4 महीने में भी ठीक होने वाले नहीं है। इवन कि कल को आपकी भी गवर्नमेंट आ जाएगी तो ये तो 3-4 साल ऐसे ही चलता रहेगा। जितना मैशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, जितना नुकसान हो चुका है, स्पेशली अब सैलाब के बाद, तो इतनी जल्दी तो ठीक होने वाला नहीं है। तो यही मेरा आपसे पहला सवाल था कि क्या इमरान खान साहब जब लॉन्ग मार्च की बात करते हैं, ये सिर्फ आप प्रेशर रखने के लिए बात करें या वाकई प्लान है लॉन्ग मार्च का? प्लान बिल्कुल है जी लॉन्ग मार्च का। लॉन्ग मार्च ज़रूर होगा। हम ये चाह रहे हैं कि हुकूमत जो है अकल के नाखन ले और इंतखाबात अनाउंस कर दे। एक सिंपल जमहूरी तरीक़ाकार ये होता है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा राइट है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन हम उसमें फिर भी मार्जिन दे देते हैं। ये हमने तकरीबन 60 जलसे कर दिए हैं। पूरे पाकिस्तान में 2-2 दफ़ा जलसे हो चुके हैं। इमरान खान वो लीडर है जिसने सियासत के तमाम टैबू तोड़ दिए। ना रमज़ान, ईद, शबरात, मुहर्रम, उन्होंने हर जो होता था ना कि सर्दी, गर्मी, बहार, ख़िज़ां, शहर में, गांव में, हर जगह उन्होंने जलसे कर लिए हैं। इतना बड़ा उन्होंने एक मोबिलाइजेशन कर ली है, अनप्रेसिडेंटेड है। अवाम में निकलना ही है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इसको हुकूमत को ग्राउंड रियलिटी समझ आ जाए। इस हुकूमत को तो ये पता नहीं है कि आटा 120 रुपए किलो हो गया है, कल को ये बंदे के घर आ जाएंगे। ठीक है, इस हुकूमत को ये ख्याल नहीं है। आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस्लामाबाद की देख लें, डाके पड़ना शुरू हो गए इस्लामाबाद में। कोई बोलता है इसके बारे में? कोई बात नहीं करता। लाहौर में इस वक्त जो है सबसे, आप जिस शहर में रह रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर आप जाके रिपोर्ट लें लॉ एंड ऑर्डर की। आप जो है यकीनन मैं आपको बता सकता हूँ कि आप रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे, आपको फोन आ जाएगा मत रिपोर्ट कर। सिचुएशन इज गेटिंग वर्स। ये वक्त दूर नहीं है जब लोग सिर्फ डाके। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर पंजाब में ठीक नहीं है तो पंजाब में हुकूमत किसकी है? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक करना किसका काम है सर? हमारा काम है, हमारा काम है। लेकिन जब बंदे की रोटी नहीं होगी तो आप क्या करेंगे उसको? जिन्होंने मुल्क लूटा हुआ है वो मुड़ के आ रहे हैं, जिन्होंने सरे महल बनाए हुए हैं, जिन्होंने पाक लेन बनाया हुआ है, उनको आप एनआरओ दे रहे हैं। इसको आप रोटी में पकड़ लेंगे कि रोटी को चोरी क्यों करना? ये सिस्टम हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। नहीं,
एक बंदा अपने बच्चों की रोटी ले रहा है और एक बंदा मुल्क लूट के ले गया, ठीक है, उसको आप वापस बुला रहे हैं, एनआरओ दे रहे हैं 1100 अरब रुपया, 2400 अरब रुपया माफ हो गया, कोई बात नहीं है। ये सियासी मुकदमे थे, तो ये बेचारों को कौन से मुकदमा? पहला एनआरओ तो परवेज मुशर्रफ ने दिया था, अब ये कौन दे रहा है? हाँ। अब ये कौन दे रहा है? देखिए जी, परवेज मुशर्रफ के अलावा एक हुदैबिया पेपर मिल है जिसके ऊपर मीडिया कोई बात नहीं करता। ये सारे पैनामा के बाद की बात है। जो हुदैबिया है, जिसका एब्सकॉन्डर अभी वापस आ रहा है, जिसने एफिडेविट दिया हुआ है कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग करता था, लाहौर टू पाक लेन फिल्म बनी हुई है, काजी फैमिली का जिक्र उसमें हुआ है, उसके तो इस्तिकबाल की तैयारी हो रही है। तो ये जो मुनाफकत है इस मुल्क में अशराफिया की, उस अशराफिया की मुनाफकत को छोड़ना पड़ेगा रियासत को। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब मेरे साथ थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नुमा। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। ज़ुबैर साहब, इमरान खान साहब असम्बली में आने के लिए तैयार हैं, मगर शर्त यह है कि अमरीकी साइफर पर एक तहकीकाती कमीशन बनाया जाए, इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए, तो वो असम्बली में आने के लिए तैयार हैं। तो क्या ये आप लोग शर्त मानने के लिए तैयार हैं इमरान खान की? बिल्कुल भी नहीं मानने के लिए तैयार, और उसकी वजह है, एक तो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी 2 मीटिंग्स हुई थी उस वक्त। एक जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे, खुद उन्होंने चेयर की, और एक जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए थे। दोनों में तमाम सर्विसेज चीफ चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और रेलिवेंट तमाम लोग मौजूद थे, और उसमें ये तय हुआ दोनों दफा कि ये साजिश है नहीं, ये इंटरफेरेंस है, और इसको इस नतीजे पर पहुंचा गया था। ये उसके मिनट्स थे जो स्टेटमेंट रिलीज हुई, इस नतीजे पर पहुंचा इसलिए गया था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये डिटर्मिन किया था। अब जब वो डिटर्मिन हो चुका है, तो वो असेंबली में क्या डिटर्मिन होगा? फिर इन्वेस्टिगेशन तो हो चुकी है, और देखें दूसरी बात ये है कि अब तो 5 महीने गुजर गए ना, 5-6 महीने। तो इमरान खान साहब ने, अगर साजिश है और अमेरिका उसमें इन्वॉल्व है, तो क्या अमेरिकन प्रेसिडेंसी को एक्यूज किया? नो। क्या उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट को एक्यूज किया? नो। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और दूसरे सीनियर ओहदेदारों को नहीं किया। क्या उन्होंने पेंटागन को किया एक्यूज? नो। क्या उन्होंने कांग्रेशनल लीडरशिप को एक्यूज किया? नो। क्या उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो उनकी है, बड़ा स्ट्रॉन्ग इदारा है, उसको किया है? नो। तो एक लो लेवल डिप्लोमेट ने एक चीज की, वो इंटरफेरेंस में आती है, उसका जवाब, इंटरफेरेंस का जवाब जिस तरह से दिया जाता है एम्बेसडर की, वो दे दिया गया है। पाकिस्तान ने पता नहीं 50 दफा ओवर द ईयर्स कहा है कि जी इंडिया पाकिस्तान के मामलों में इंटरफेयर कर रहा है। इंडिया ने पाकिस्तान के बारे में कहा कि जी पाकिस्तान इंटरफेयर कर रहा है बहुत से मामला में। तो उसमें कभी आज तक कभी ये हुआ है कि इंटरफेरेंस तो हुई है ना, तो इसका मतलब ये है कि साजिश हो गई। तो क्या फिर इमरान खान फेस सेविंग, आप लोग अब ये फील कर रहे हैं कि वो फेस सेविंग लेकर आना चाह रहे हैं असेंबली में वापस, क्योंकि शायद उन्हें रियलाइज हो गया कि आप लोग तो इंतखाबात कराने के लिए तैयार नहीं और माहौल भी नहीं है अभी? एक तो इमरान खान साहब इतने कुछ स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है, वो बोलते हैं जो भी बोल देते हैं, ही डजंट एक्चुअली नो व्हाट ही इज सेइंग कि इसको परसीव कैसे किया जाएगा एंड सो ऑन। वो जो भी बोलते कल बिल्कुल मुख्तलिफ स्टांस ले लेंगे जो आज बोले उसके मुकाबले में। हाँ, एक चीज है जो आपने बात की है कि एक उनके जो ऑप्शंस होते हैं ना एज अ पॉलिटिकल लीडर, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था वोट नो कॉन्फिडेंस के बाद, और जो जिसके लिए उन्होंने लोगों को बाहर निकाला, जल्द से जुलूस किए और मई 25 का धरना की तैयारी की। अभी भी जो कहते हैं वो दैट वाज टू फोर्स अर्ली इलेक्शन, कि हुकूमत को किसी न किसी तरह से घुटने टिका दें, अपनी एजिटेशन से, अपने सपोर्ट से, पॉलिटिकल सपोर्ट से, लोगों के अवाम के बलबूते पर इतना प्रेशर डालें कि जी हुकूमत तैयार हो जाए डिसॉल्व करने के लिए असेंबली। 6 महीने के बाद उनको रियलाइज हो गया कि ऐसा कोई भी हुकूमत, आज भी आप एग्री करेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है हुकूमत की पॉपुलैरिटी और अनपॉपुलैरिटी की नहीं बात कर रहा, बट कोई हुकूमत इस बात पर कोई मजबूर नहीं है कि जी वो जल्दी इलेक्शन करा दे। तो हैविंग फेल्ड इन दैट, तो अब प्रेशर भी नहीं है लॉन्ग मार्च का,
कोई प्रेशर नहीं है हुकूमत पर? लॉन्ग मार्च का, क्योंकि लॉन्ग मार्च का देखिए ना, एक तो इमरान खान का अगेन मैं कहूँ ना कि लास्ट संडे की रात को एक चैनल से मेरे पास 12 बजे के बाद फोन आया कि जी वो ऐलान कर दिया उन्होंने लॉन्ग मार्च का। और फिर वो जब उसके स्पेसिफिक्स में गए तो वो नहीं, उन्होंने कहा था कि मैं बताऊंगा। आज भी यही कहा है, मेरी कॉल का वेट करें, कॉल का वेट करें। तो और फिर ये तो मान लिया ना, हम ये कहते थे कि मई 25 का कैसे कामयाब होता है, जब हम ये कहते थे, मैं ये कहता था कि 22 की शाम को 5 बजे आप कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च होगा और धरना होगा 3 बजे 25 मई को सारे पहुंचे पाकिस्तान से। अभी किसी ने ट्रांसपोर्टेशन का नहीं करना, फाइनेंशियल एस्पेक्ट नहीं है, खाने पीने का नहीं है, रहने का नहीं है, बसों का नहीं है, मतलब कोई अरेंजमेंट नहीं था और धरने का ऐलान कर दिया। तो ये तो उन्होंने एडमिट किया है ना कि हमारी उस वक्त तैयारी नहीं थी। एडमिट किया है ना कि हमारी तैयारी से नहीं था, निकले थे हम लोग। नहीं निकले थे तो पहले तो उनसे पूछे भाई आपने क्यों नहीं तैयारी की थी पहले, और क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर 3 साल के बाद बोल दिया कि जी हम 3 साल नहीं, हुकूमत में निकलने के बाद कह दिया कि जी हम तैयारी से नहीं आए थे। अब मेरी शौकत तरीन से बात हुई है, अब जब हम आए तो जबरदस्त काम करेंगे। एक और डिफरेंस है ना, तब पंजाब में बैठे हुए थे आप लोग, आज वो खुद बैठे हुए हैं, कौन रोकेगा उन्हें? तो भाई पंजाब में कर रहे हैं एजिटेशन, तो बाकी नहीं आना तो इस्लामाबाद है, आना इस्लामाबाद है। हाँ तो इस्लामाबाद में आना है ना, इस्लामाबाद में देखें। मैं अभी भी ये चीज बड़े ये मैं कोई भी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हो मेरा ख्याल है इस चीज से डिसएग्री नहीं करेगा। इमरान खान हैज द एबिलिटी टू गेट पीपल आउट फॉर जलसा जुलूस, नो डाउट, ठीक है ना, ही कैन ना, मतलब भला इतने जलसे किए, बड़े बड़े जलसे भी करते, वो है उसमें एबिलिटी। लेकिन व्हेन इट कम्स टू धरना, वो एक डिफरेंट बॉल गेम है और उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, मुख्तसर। वो व्हेन इट कम्स टू धरना तो वो हमें 2014 का धरना भूलना भी नहीं चाहिए ना। नहीं भूलना नहीं चाहिए, तो हाँ मैं उसका ही याद दिला रहा था। उस वक्त जो फोर्सेस उनके पीछे खड़ी थी वो अब नहीं है। वो उनकी वजह से नहीं था कि इमरान खान कामयाब इसे ले आए थे, उनके पीछे जो फोर्सेस थी वो अब फोर्सेस नहीं है। तो जावेद लतीफ साहब किस कैपेसिटी में बात कर रहे थे कि सहूलतकारी दी जा रही है, फिर वो एम्पायर की उंगली उठने का जो है ना वो बात कर रहे थे, वो सारी 2014 वाली बातें कर रहे थे जावेद लतीफ साहब। मैं जावेद लतीफ के बयान तो मुझे नहीं बिल्कुल समझ के उन्होंने क्यों दिया था। अच्छा, ये जो डार साहब वापस आ रहे हैं, अब ये लगता ऐसे नहीं है कि सबको बराबर के मौके दिए जा रहे हैं? अब देखिए ना, खान साहब की भी माफ़ी हो गई, कहीं ना कहीं वो असम्बली में वापस आने की भी बात कर रहे हैं, फिर डार साहब की वापसी, फिर नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां, फिर जो हम कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, सबको एक जैसा मौका देना अब, तो फिर लगता है कि वो वक्त आ गया और सबको मौका दिया जा रहा है। क्या ये उसी भाई 5 साल प्राइस पे की है, 6 साल प्राइस पे की है, अब बड़ा कोई एहसान कर रहा है हमारे ऊपर लेवल प्लेइंग फील्ड दे के। बात ये है कि पहले तो झूठे केसेस बनाए गए और माहौल ऐसा क्रिएट किया गया कि पकड़ धकड़ का, और पकड़ा धकड़ हुई भी, केसेस भी हुए, रेफरेंसेस भी हुई, मीडिया ट्रायल भी हुई, सब कुछ हो गया। अब वो जब देखते हैं कि वो उस केसेस में था क्या, तो सब हैरान होते हैं कि एक पाकिस्तान में एक माहौल होता है। वो जब माहौल था तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को टांग भी दिया था, कोर्ट ने सजा भी दी थी और टांग भी दिया था। जब माहौल था तो वो नवाज शरीफ को के खिलाफ जो मार्शल लॉ लगा था उसको भी जस्टिफाई कर दिया था, यूब खान के भी मार्शल लॉ को जस्टिफाई कर दिया था। हर चीज यहाँ हो जाती है। फिर चंद साल गुजरते हैं तो एक वक्त था जब बेनजीर एग्जाइल में भेज वापस नहीं आ सकती, लेकिन फिर उसमें बहुत सालों के बाद वापस मुड़ के फिर एक फैसला किया जाता है कि जी ये गलत हुआ था, अब इसको ठीक करना है, लेकिन उसकी प्राइस जो है वो पाकिस्तान पे करता है। अभी कोई अगर पूछे कि भाई अगर ये चीज यही फैसला तो अब ये किसको रियलाइज हुआ है कि गलत हुआ था डार साहब के साथ और नवाज शरीफ साहब के साथ, ये किसको रियलाइज हुआ है? कौन जो है ना वो इस चीज को अब समझ रहा है? नवाज शरीफ की भी इसका मतलब सजाएं माफ हो जाएंगी? सजाएं देखिए ना, एक सेकंड, सजा हम हमेशा कहते हैं कि कोर्ट के जो फैसले हैं ना, अगर आप उससे इख्तिलाफ करते हैं तो आपके पास कोई बात भी, लॉजिक भी होनी चाहिए ना। जो नवाज शरीफ के खिलाफ केस था, मुझे आप बताएं ना कि कोई बात करता है कि जी वो जो देखें केस बनामा का क्या था और जनरल थिंकिंग क्या थी कि जी प्रॉपर्टीज डिक्लेयर नहीं की, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, करप्शन हुई है, टैक्स एवेजन हुई है, ये सारी चीजें थी ना जो जिसका 7-8 महीने होती रही है। तो उसके बाद जिस दिन फैसला सुनाया
आप वो फैसला तो पढ़े ना, उसमें तो कई किसी उन चीजों का जिक्र ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जी एक सैलरी होनी थी, जो कि मैं एज अ फाइनेंस पर्सन जितने साल मैंने प्रोफेशनल अकाउंटिंग और फाइनेंस किया, उसे मजाका खेज है। और उसकी वजह से उन्होंने जो रेफरेंस दिया था वो ब्रिटिश ब्लैक लॉ डिक्शनरी का दिया था, पाकिस्तान के कानून का रेफरेंस क्यों नहीं दिया था कि पाकिस्तान में कैश अकाउंटिंग होती है इंडिविजुअल्स के लिए या दूसरी अकाउंटिंग होती है कि जी रिसीवेबल दिखाना पड़ता है। कौन सा वकील है जिसको जून 30 तक अगर उसके पास कोई पैसे बिल सर्विस दे चुका हो और उसने अपने रिसीवेबल को दिखाता है, अगर पैसे नहीं मिलते नहीं दिखाता, क्योंकि जो वो दिखाएगा तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल्स को इसलिए होता है कि वो नहीं दिखाते। और ये कंपनी बंद हो चुकी है, 8 साल पुराना एक रिसीवेबल खड़ा हुआ है और वो कह रहे हैं कि जी इसके बेसिस पर फॉर लाइफ। लेकिन अब देखें ना, अब सब कुछ खत्म हो गया, इसमें कोई शक नहीं है कि सबने एक प्राइस पे की है। कोई ऐसा नून लीग का लीडर नहीं है जिस पर केस ना बना हो या उसने साल 6 महीने 3 साल कैद देना काटी हो, जेलें ना काटी हो। अब जो नैब के आपको कवानीन में तरमीम की, आप देखें ना सारे केसेस भी माफ़ हो गए, सब कुछ वापस हो गया। लेकिन एक खदशा अभी भी मौजूद है कि कल को इमरान खान की हुकूमत आएगी, ये सब रिवर्स भी हो सकता है। जुबैर साहब, इमरान खान की हुकूमत, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, इमरान खान की हुकूमत में फैसिज्म थी, लेकिन फैसिज्म का जवाब फैसिज्म से नहीं देना चाहिए। मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो कहता है कि हमारा एक आइन है और उस आइन के तहत हमें चलना चाहिए। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी कल जब इमरान खान वापस आएगा तो उससे बड़ा फैसिस्ट कोई नहीं होगा। और ये मैं बिल्कुल अभी लिख के दे सकता हूँ, वो इतना बड़ा फैसिस्ट होगा कि जिसकी कोई इंतहा नहीं हो। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जी हम असूल के तहत ना चलें। हमने अगर नैब लॉ में तरमीम की हैं तो उसकी बुनियादी वजह है। मुझे एक शख्स बता दें पाकिस्तान में पिछले 20 साल में बैठ के नैब लॉज का दिफा किया हो, मुझे एक कोर्ट का डिसीजन बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई, नैब को ये काम तो फिर बहुत पहले हो जाना चाहिए था ना। ये तो फिर पीपल्स पार्टी, हाँ बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पीपल्स पार्टी का दौर था, तब सीरियस नहीं लिया गया। आप लोगों के दौर में, फिर इमरान खान के दौर में। नाज़रीन को भी दोबारा बता, नैब लॉ खत्म होने का मतलब ये नहीं कि आपके करप्शन करेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा। हर मुल्क में इदारे होते हैं जिनका असूली काम होता है, अपना अपना काम होता है। ये तो एक सुप्रा बॉडी है ना नैब। इसका मतलब ये तो नहीं कि एफबीआर अपना काम करना बंद कर दे, एससीजीपी अपना काम करना। अगर मैं कोई एसेट है और मैंने उसको गलत सोर्सेज से लेकिन आप देखें ना कि जो चीजें शामिल की गई कि 50 करोड़ से नीचे वाले जो केसेस हैं उसको नैब देख नहीं सकेगा। इसका मतलब नैब नहीं देख सके, नैब ये नहीं देख सकेगा। उसका मतलब ये नहीं कि 50 करोड़ से ऊपर की करप्शन आप कर सकते हैं। उसका मतलब ये है तो दुनिया भर में होता है जो रेलेवेंट बॉडीज होती है ना, जैसे एफबीआर है, एफबीआर इज द फोरम टू कैच इंडिविजुअल्स। उनके पास तमाम रिसोर्सेज भी हैं, वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी है, उनके पास आईटी सिस्टम भी है। उसका काम है। यहाँ लोग समझते हैं कि नैब को अगर आपने कहा कि 50 करोड़ से कम का करेगा तो इसका मतलब ये है कि आप करप्शन अलाउ कर रहे हैं। क्या बच्चों वाली बातें भाई। एक एफबीआर का काम क्या है? सो बजाय कि हम उनको तकड़ा करें, उनके रिसोर्सेज को सर्व करें जो आपकी रेगुलर रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सारी दुनिया में होता है। सारी दुनिया में क्या नैब होती है? सन 80 की दहाई में क्या नैब थी हमारे यहाँ? सन 70 की दहाई में जब बरतानिया में इनको नैब टाइप कोई ऑर्गेनाइजेशन है। रेगुलर जो टैक्स एवेजन के हवाले से एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक कंपनीज के लिए। आपको पता है ये नैब का इदारा कैसे बना, फिर कैसे इसको मुखालिफिन के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल किया गया। ये तारीख कोई ढकी छुपी तो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हबीब अकरम साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब। आज
रहीम यार खान के जलसे में भी इमरान खान साहब ने जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी का ऐलान करेंगे, और फिर जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो इतनी हाइप क्रिएट कर देती हैं, पता नहीं है कि वो इतनी हाइप क्रिएट लोगों को जलसे में लाने के लिए करते हैं कि इमरान खान जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करने वाले हैं, भरपूर अपनी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी का ऐलान करेंगे। लेकिन आज भी ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये कहा मेरी कॉल का वेट करें, मैं हकीकी आज़ादी के लिए जो है वो जंग लड़ा हूँ। तो क्या ये लॉन्ग मार्च का जो लफ्ज़ है ये अब सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान? शाजिया, जहाँ तक इमरान खान का लॉन्ग मार्च का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है तो इसके पीछे एक सब्सटेंस भी मौजूद है। इमरान खान ने 2014 में धरना दे के अपना रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद नवंबर में, आपको याद है 2016 में इन्होंने कहा कि मैं इस्लामाबाद लॉकडाउन कर दूंगा। 25 मई को भी रिसेंटली उन्होंने एक लॉन्ग मार्च करके दिखाया जिसमें पंजाब के अंदर तो पुलिस ने काफ़ी सख्ती से काम लिया उनके कारकुनों पे। तो लिहाजा एक ऐसा शख्स बात कर रहा है जिसके ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर बहुत सारे लॉन्ग मार्चेज और बहुत सारे धरने मौजूद हैं। और इमरान खान से अब भी सबसे बड़ा खौफ यही होता है कि वो अगर लॉन्ग मार्च लेके आएंगे तो वो बहुत बड़ा धरना भी दे सकते हैं। तो लिहाजा उनकी इस गुफ्तगू में तो वजन होता है, और ये धमकी अगर काम कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान की स्ट्रेटजी भी यही है कि इसको लटकती हुई तलवार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। दूसरी बात, इसका दूसरा हिस्सा ये है कि देखिए, जो इस वक्त हमारा जो मुल्क है वो उसका जो पॉलिटिकल चेस बोर्ड है उस पे एंड गेम शुरू है, यानी ये शतरंज के गेम का वो हिस्सा जो बिल्कुल आखिर में खेला जाता है और जिसके लिए खेलने के लिए गैर मामूली महारत चाहिए। इसमें बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो जीता हुआ बज़ाहिर आदमी होता है, शातिर होता है, वो मुखालिफ जो कमज़ोर नज़र आ रहा होता है वो एक ही मूव से अगले को, यानी जीते हुए शातिर को हरा सकता है। शहमात भी हो सकती है। तो लिहाजा ये जो एंड गेम का पार्ट है इसमें कोई जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि आपके पास इमरान खान की डिमांड क्या है? इलेक्शन जल्द से जल्द हो तो कब हो सकते हैं? मार्च में। ज़्यादा से ज़्यादा देर में कब होंगे? तो अगले साल अगस्त के बाद। तो गोया इलेक्शन में अब को ज़्यादा वक्त तो रहा नहीं, खा वो ख्वाहिश के मुताबिक हो, खा वो मुतालबे के मुताबिक हो। अब जिसको आप एंड पार्ट कह रहे हैं हबीब अकरम साहब, आपको नहीं लग रहा कि इस एंड पार्ट में दोनों तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको हम कहते हैं वो दोनों तरफ देने की कोशिश की जा रही है? आप देखिए, हम इमरान खान के रवैये में एक लचक देख रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं असम्बली में वापस आ सकता हूँ, आप जो है वो साइफर की तहकीकात करवा लें। मतलब कि एक तरफ से वो पेशकश कर रहे हैं, उसको आप फेस सेविंग कह लें, वापस आने का रास्ता कह लें, नर्म रवैया कह लें। दूसरी तरफ आप देखें डार साहब वापस आ रहे हैं, फिर नवाज शरीफ के वापस आने की तैयारी। और ये भी थोड़ी देर पहले खबर चल रही थी कि मंगल वाले दिन जो है इसहाक डार अपनी वज़ीर ख़जाना का वो हल्फ उठाने जा रहे हैं। तो लग ऐसे रहा है कि दोनों तरफ बराबर का मौका दिया जा रहा है। जो हम पहले भी हमेशा बात करते रहे कि इमरान खान को इस लेवल पर लाया जाएगा कि वो मजबूर हो जाएं इस चीज़ को मानने में कि उन्हें डार की जो वापसी उसको भी कबूल करना है और नवाज शरीफ की वापसी को भी कबूल करना है। देखिए, डार साहब की वापसी और नवाज शरीफ की वापसी तो उस डील का हिस्सा है जो पीडीएम ने और मुस्लिम लीग नून ने कर रखी है। तो मैं जब पहले मैं एक अखबार के लिए कॉलम लिखता था, उसमें कुछ अर्सा पहले मैंने एक कॉलम लिखा जिसमें ये सारे वाक़यात इसी तरतीब के साथ बयान किए गए थे। तो हमारे उस वक्त के एडिटर ने कहा कि ये आपने ये ज़रूरत से ज़्यादा आपने फोरसाइट आप उसका मुज़ाहरा कर रहे हैं, ये तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी नजूमी ने लिखा है। तो मैंने उनकी खिदमत में अर्ज़ किया, मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैं आपको उस डील की खबर दे रहा हूँ जिसमें ये सारी चीज़ें तयशुदा हैं और उसमें वाक़यात की तरतीब बिल्कुल इसी तरह थी कि वापस आएंगे, ये ऐसा होगा, वैसा होगा और फलां होगा, और ये उसी तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जिसका एक पार्ट ए ने परफॉर्म करना था और बी ने दूसरा पार्ट परफॉर्म करना था। तो लिहाजा अब जो ए ने पार्ट परफॉर्म कर लिया, बी की परफॉर्मेंस की बारी आ गई, अब एक अगला पार्ट है परफॉर्म करना कि जनाब इसहाक डार को वापस लाया जाए। तो लिहाजा इसहाक डार साहब वापस आएंगे। इसहाक डार साहब के लिए बाकायदा तौर पे देखें सड़कें कुशादा की गई हैं, कानून की रास्ते जो हैं वो बहुत खुल गए हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ साहब के जाने के लिए खुले थे। इसहाक डार साहब वो पहले शख्स होंगे जो जब वापस यहाँ से तशरीफ़ ले गए थे तो मफरूर समझे गए थे और आज वापस अपने मुल्क में तशरीफ ला रहे हैं तो एक फातेह के तौर पे तशरीफ ला रही है। कोई मामूली बात तो नहीं है ना। इसका मतलब है कि इसमें ना उनके जाने में कहीं कानूनी मुआवनत, जाने में कानून का कोई रुकावट पड़ी, ना आने में कानून को रुकावट डाल रहा है। तो मामला तो कहीं और था।
तो लिहाजा अब वो इसहाक डार साहब वापस तशरीफ ला रहे हैं। तो देखिए ये तो सारी चीजें वो होनी है जिसकी पार्ट परफॉर्मेंस हो रही है। अब इमरान खान साहब इसमें 4 ये रहे हैं जो मुझे उनकी मूवमेंट्स, उनकी जो मूव से ऐसा लगता है कि इमरान खान चाह रहे हैं कि ये पावर स्ट्रक्चर को ये बताएं कि मैं मकबूल तरीन लीडर हूं, मैं मुस्तकबिल की हुकूमत बनाने की सलाहियत रखता हूं और मैं आपको साथ लेके चलना चाहता हूं। जाहिर है पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है ये 2 टेंजेंट पे चलती है। एक टेंजेंट है इसका मकबूलियत का और एक टेंजेंट है इसका कबूलियत का। तो मकबूलियत जो है वो तो इमरान खान ने अपनी काफ़ी हद तक साबित कर दी है। अब कबूलियत साबित करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं और मेरा ख्याल है उन्हें करनी भी चाहिए और एहतियात से इस गेम का ये हिस्सा खेलना चाहिए। लेकिन क्या ये इमरान खान की अपने बयानिए से यूटर्न नहीं होगा? एक तरफ तो असम्बली में वापस जाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर डार साहब वापस आ जाते हैं जिन्हें मनी लॉन्ड्रर कहते हैं, जिन्हें पूरी मईशत की तबाही का जिम्मेदार ठहराते हैं, जिन्हें मफरूर कहते हैं, जिन्हें मुजरिम कहते हैं, नवाज शरीफ भी वापस आ जाएंगे, फिर ऐसे लोगों को असम्बली में एक्सेप्ट करना, उन्हीं के साथ बैठना, तो क्या फिर इनके अपने बयानिए का यूटर्न नहीं होगा? ये देखिए आपको एक अर्ज करूं, सियासत में एंड्स जो हैं वो सामने रखे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स सामने रखे जाते हैं। इमरान खान की अगर आप पूरी ये खास तौर पर अप्रैल के बाद की आप उनकी सियासत का तजिया करें तो उसमें नजर ये आता है कि इमरान खान ने जारहाना तौर पे उन्होंने फोरम्स के ऊपर बात करने की बजाय जलसों के जरिए बात करना मुनासिब समझा। उन्होंने फोरम्स पे जो इंट्रीग्स और पॉलिटिक्स होती है उसकी बजाय मकबूलियत की पॉलिटिक्स पे उन्होंने उस टेंजेंट पे चल पड़े। तो लिहाजा इस जारहाना अंदाज में चलने का उन्हें फ़ायदा यह हुआ कि वो सारा सलूक जो पाकिस्तान में रवायती तौर पर एक रांदा दरगाह सियासतदान के साथ होता है वो उनके साथ मुमकिन नहीं हो पाया। इमरान खान साहब को आप ये देखिए, यहाँ तक तो नौबत आ गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताइबीन के जो वो वीडियो थे वो टीवियों के ऊपर चलना शुरू हो गए थे। एक कोई शख्स आ रहा है वो कहता है कि जनाब मैं बस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहकावे में आ गया था, मुझे चिकनी चुपड़ी बातें करके बेला फुसला लिया गया था। ये तो होने लगा था ना पाकिस्तान के अंदर, ये तो वो कैसे हो रहा था। तो लिहाजा उस चीज से निमटने के लिए उन्होंने जो रास्ता इख्तियार किया, उन्होंने बजाय इसके कि वो कानूनी फोरम्स के ऊपर जाते, उन्होंने जलसों का और जुलूसों का। लेकिन अब फोरम्स पर जाने का उनका फैसला या जो वो पेशकश कर रहे हैं, तो शायद उन्हें ये रियलाइज करवाया गया है कि अगर आप अपने मकासद अचीव करना चाहते हैं उसके लिए पावर पॉलिटिक्स जरूरी है। देखिए एक पार्ट तो बहुत जरूरी है ना पावर पॉलिटिक्स का। अब उसमें देखिए एक ना अगर इलेक्शन करवाना भी है तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिख रखा है कि निगरान हुकूमत का या निगरान वजीर आजम का फैसला वजीर आजम और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ करेंगे। तो एक तो ये भी एक कानूनी शर्त है, चाहे इलेक्शन आज असम्बली तोड़ दी जाए या अपने वक्त पर असम्बली जाए। दूसरी बात यह है कि ये भी तो कितना बड़ा लतीफ़ा होगा पाकिस्तान की सियासी तारीख का कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्लियामेंट की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो अपोजिशन में बैठी होगी। इसके बाद पाकिस्तान के जो इस सियासी निज़ाम की अहमियत कितनी रह जाएगी, या दुनिया जो है वो हमारे सियासी निज़ाम को कितनी अहमियत देगी। बिल्कुल आप ये भी तो देखिए। नहीं तो जो नवंबर की अहम तैनाती को लेकर इमरान खान साहब ने बात की थी कि आप जो है ये तैनाती तब तक मौखर कर दें जब तक नए इलेक्शन नहीं हो जाते, तो क्या इस सारी लेवल प्लेइंग फील्ड में वो चीज़ भी आपको लगता है इस पर भी कोई डील है, या 6 महीने 8 महीने एक्सटेंशन की जो बात की जा रही है उस पर भी दोनों तरफ जो है ना वो बात हो गई है? देखिए अगर एक इम्कानी तैनाती के खिलाफ एक हुकूमत अप्रैल में गिर सकती है तो एक नई इम्कानी तैनाती के लिए दूसरी हुकूमत क्यों नहीं गिर सकती? अगर आपने उसूल जो इक्वेशन है पॉलिटिक्स की वो तो फिर दोनों तरफ एक सी रखनी होगी ना। तो लिहाजा एक तो ये हमें ये समझना होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक अहम तैनाती को जो पॉलिटिकल मामला बनाया है वो पीडीएम ने बनाया है। उन्होंने ये सोच के हुकूमत तब्दील कर दी कि चूंकि नवंबर में फलां शख्स इम्कानी तौर पर चीफ के तौर पे आ सकता है, लिहाजा हमें इस हुकूमत को गिरा देना चाहिए। तो आज अगर कोई पार्टी ये सोचे तो क्या गलत होगा? आप कैसे कह सकते हैं कि ये गलत होगा? तो एक तो ये इमरान खान भी तो अब यही सोच रहे हैं ना। जी बिल्कुल। तो लिहाजा अब आपने जो डाइस रोल की थी या आपने जो गेंद फिजा में उछाली थी अब वो वापस भी तो आएगी ना। तो रद्द अमल और अमल तो इक्वल होते हैं।
तो लिहाजा अब ये सबको हम सबको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक ऐसे हिस्से को सियासी डायलॉग का जुज़ बना दिया जो आमतौर पर इसका जुज़ होता नहीं है। तो लिहाजा अब सारे फरीक उसको भुगतेंगे। हम सारे अब ऐसी ऐसी बोलियां सुनेंगे जो हमने कभी नहीं सुनी थी, जो सिर्फ बंद कमरों में रह जाती थी। तो लिहाजा अब वो पॉलिटिकल नैरेटिव का बहरहाल एक हिस्सा बन गई है कि आपके जहन में सवाल उठता था, पहले ज़बान तक नहीं आता था, लेकिन अब तो आप जहनों में उठने वाले सवाल ज़बानों पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे नजर आ रहे हैं। तो लिहाजा अब इस एक्सरसाइज का हिस्सा बनने की हर बंदे की ख्वाहिश है और हर पॉलिटिकल फरीक ऐसा चाहेगा। और अगर इमरान खान ऐसा चाहते हैं तो वो कोई गैर मामूली बात नहीं होगी, क्योंकि दोनों फरीकों के मुस्तकबिल में, दोनों फरीकों की जो मुस्तकबिल की नक्शाकशी है उसके अंदर इस इंपॉर्टेंट तकर्री का बहरहाल कोई ना कोई किरदार होगा जो उसूली तौर पर नहीं होना चाहिए। वेरी ट्रू। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया हबीब अकरम साहब मेरे साथ हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।